नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले से पहले चेतावनी मिली है और यह चेतावनी अमेरिका की सेना की तरफ से ही दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जंग नहीं बल्कि कूटनीति से ईरान के मुद्दे का हल करें। ईरान की ताकत को देखकर अमेरिका की सेना भी चिंता में दिख रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि आखिर में फैसला ट्रंप का ही होगा, जो जंग की बात कर रहे हैं। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काया कैलास ने भी कहा है कि अमेरिका और ईरान खतरनाक तरीके से युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं। अब कूटनीति के लिए समय बहुत कम बचा है। 26 फरवरी को जेनेवा में होने वाली बैठक कामयाब नहीं हुई तो फिर जंग तय है, लेकिन ट्रंप की चिंता भी बढ़ी हुई दिख रही है, क्योंकि ईरान से जंग को तैयार नहीं है अमेरिका की सेना। उसे लंबे संघर्ष में उलझने का डर लग रहा है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। मिडिल ईस्ट में एक और जंग की आहट। इराक की तरफ से जारी समुद्री नक्शे पर भड़का कुवैत। कतर और यूएई ने भी बताया संप्रभुता का उल्लंघन। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल पूरे, युद्ध विराम की कोशिशें नाकाम। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, हम उन्हें अपना देश थाली में परोसकर नहीं दे सकते। जापान और चीन में फिर बढ़ा तनाव। चीन ने जापान के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता की मांग का किया विरोध। ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों में खींचतान जारी। और चलते चलते में देखेंगे डायनासोर के 7 करोड़ साल पुराने अंडे की खोज। वैज्ञानिकों में दौड़ी खुशी की लहर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेनेजुएला ने अमेरिका से की अपदस्थ राष्ट्रपति मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग। ड्रग तस्करी के आरोपों में अमेरिकी जेल में बंद है मादुरो। अमेरिकी सेना ने देश में घुसकर किया था राष्ट्रपति को अगवा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को एक और राहत। आईसीटी में मुकदमे से जुड़े सरकारी वकील हटे। तारिक रहमान की सरकार में हसीना की वापसी के खुल सकते हैं रास्ते। ड्रग माफिया एल मेंचो की मौत के बाद हिंसा की आग में जला मेक्सिको। अब तक 73 लोगों की गई जान। सरकार ने हिंसाग्रस्त जालिस्को में की 2000 सैनिकों की तैनाती। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली मेडिकल हेल्प। आंखों के इलाज के लिए हाई सिक्योरिटी में ले जाया गया पीआईएमएस। परिवार ने सरकार पर लगाए हैं इमरान के खिलाफ साजिश के आरोप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। कहा है कि अगर डील नहीं होती है तो ये ईरान और उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा। लेकिन क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर पाएगा? क्योंकि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की सेना में ही फूट पड़ गई है। अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन जंग के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से कहा है कि ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को युद्ध में फंसा देगा। ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन से बिल्कुल अलग और ज्यादा जोखिम भरा होगा। लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अमेरिकी सेना के गोला बारूद भंडारों को नुकसान पहुंचा सकता है। जंग में लिमिटेड सप्लाई वाले गोला बारूद और अन्य हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके चलते भविष्य में चीन के साथ किसी भी संघर्ष में उसकी क्षमता कम हो जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केन का मानना है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो यह सीमित कार्रवाई तक नहीं रहेगा। ईरान जवाबी हमला कर सकता है, अपने सहयोगी समूहों के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है और जंग पूरे मध्य पूर्व में फैल सकती है। इस स्थिति में हजारों अमेरिकी सैनिक खतरे में आ सकते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि केन ने 2 बातें कही हैं। पहला, अगर जंग होती है तो अमेरिका इसे जीत पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा कि अगर जंग लंबी चल गई तो फिर जीत तो दूर की बात है, हार गले पड़ सकती है। यही वजह है कि सेना अधिकारी के बयान से बौखलाए ट्रंप ने सफाई देते हुए यहां तक कह दिया कि केन के जिस बयान को मीडिया दिखा रहा है वो पूरी तरह से फेक न्यूज है। ट्रंप ने कहा कि इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जनरल डैनियल केन, जिन्हें कभी कभी रजन भी कहा जाता है, वो ईरान के साथ युद्ध को लेकर हमारे खिलाफ है। ये स्टोरी कोई बड़ी जानकारी नहीं देती है और ये 100% गलत है। पर ट्रंप ने यह बात जरूर मान ली है कि जनरल केन जंग नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि जनरल केन ईरान में जंग नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन अगर सैन्य स्तर पर ईरान के खिलाफ जाने का फैसला होता है तो उनकी राय है कि इसे आसानी से जीता जा सकेगा। केन एक महान योद्धा है जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, कैसे जीतना है, और अगर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वो पैक को लीड करेंगे। ट्रंप ने कहा कि पिछले साल ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था उसके इंचार्ज जनरल केन ही थे।
इस ऑपरेशन में अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था। ट्रंप की सफाई से साफ हो गया है कि अमेरिका की सेना ईरान पर हमले को लेकर डरी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि जंग पर अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है और शायद वो फैसला कर भी चुके हैं। यही कारण है कि ईरान के लोगों के फोन पर अचानक मैसेज आने शुरू हो गए। फारसी भाषा में आए इस संदेश में लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक्शन लेने वाले व्यक्ति हैं, इंतजार कीजिए और देखिए। यानी अमेरिका ईरान के लोगों को भड़का रहा है कि वो सड़क पर आए और आंदोलन करें, जिससे ईरान पर हमले का उसे मौका मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। हाल ही में खबर आई थी कि लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप की कमान अब ईरान की सेना ने अपने हाथ में ले ली है। इस खबर के आने के बाद अब बेरूत के अमेरिकी दूतावास में तैनात राजनयिक और उनके परिवार के सदस्यों को लेबनान छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ कुछ जरूरी कर्मचारियों को ही रुकने के लिए कहा गया है, जिससे दूतावास में कामकाज चलता रहे। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर 26 फरवरी को जेनेवा में बातचीत होगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बातचीत में समझौता नहीं हुआ तो क्या फिर जंग का ही विकल्प बचेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे जंग की तरफ बढ़ते इराक और कुवैत की। तो 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था और अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल इराक ने एक नक्शा जारी किया है, जिसमें कुवैत की बड़ी समुद्री सीमा को उसने अपना हिस्सा बताया है। संयुक्त राष्ट्र में इराक ने अपना एक नक्शा पेश किया। इसमें कुवैत के समुद्री हिस्से, खासकर खोर अब्दुल्ला जलमार्ग और आसपास के इलाकों को उसने अपना बताया है, जिसे लेकर विवाद छिड़ गया। कुवैत ने इराक के इस नक्शे पर सवाल खड़े कर दिए। उसका कहना है कि इराक के नक्शे में फिश्त अल कैद और फिश्त अल ईस जैसे छोटे द्वीपों और उथले क्षेत्रों को इराकी क्षेत्र दिखाया गया है, जबकि ये क्षेत्र कुवैत का हिस्सा है। इन्हें लेकर पहले कोई विवाद भी नहीं रहा और अचानक अब इराक इन्हें अपना हिस्सा कैसे बना सकता है। खाड़ी के देशों ने भी इस मामले में कुवैत का समर्थन किया। कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की तरफ से संयुक्त बयान जारी कर कुवैत का समर्थन किया गया है और इराकी नक्शे पर सवाल उठाए गए हैं। अब इस पूरे विवाद की बात करें तो इसके केंद्र में खोर अब्दुल्ला का इलाका है। इराक और कुवैत के बीच सालों से इसे लेकर झगड़ा चल रहा है, जो एक पतला वाटरवे है जिसे दोनों ही देश शेयर करते हैं। यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी में मिलता है। 2012 में दोनों देशों में इस वाटरवे को लेकर एक समझौता हुआ, लेकिन 2023 में 2 इराकी सांसदों ने इस एग्रीमेंट को पलटने के लिए केस किया, जिसमें कहा गया कि यह समझौता इराक की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। सुनवाई के बाद इराक के सुप्रीम कोर्ट ने इस समझौते को रद्द कर दिया और इसके बाद इराक ने अपने नक्शे में संशोधन किया और उसे संयुक्त राष्ट्र में जमा कराया है। इसे लेकर इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन का कहना है कि कुवैत ने 2014 में इराक से सलाह लिए बिना अपना नक्शा संयुक्त राष्ट्र के पास जमा कराया था, जिसमें विवादित जगह को उसने अपना हिस्सा बताया। 2019 में हमने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत भी की थी कि कुवैत ने फश्त अल एज शोल पर एक बंदरगाह बनाकर इस इलाके का भूगोल बदलने की कोशिश की है। इराक अपने दावे को सही बता रहा है तो कुवैत भी अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर 1990 वाली स्थिति बनेगी, जब सद्दाम हुसैन इराक के शासक थे और उन्होंने कुवैत पर हमला कर कब्जा कर लिया था। इसके खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने गठबंधन बनाया और 17 जनवरी 1991 को इराक पर हमला बोल दिया। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक इराक पर हवाई हमले किए गए। इसके बाद 28 फरवरी 1991 को जमीनी युद्ध शुरू हुआ। 4 दिन की जंग के बाद कुवैत को आजाद करा लिया गया था। जंग में इराक की हार हुई थी और अब एक बार फिर दोनों देश जंग की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब यह विवाद सामने आया है, उस वक्त भी अमेरिका की भारी फौज मिडिल ईस्ट में तैनात है, लेकिन वो ईरान के साथ उलझी दिख रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। तो दोनों देशों के बीच छिड़ी इस जंग को शुरू हुए आज ठीक 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं दिख रही है। हाल ही में CNN की एक हेडलाइन ने रूस की तरफ से पिछले 4 साल में यूक्रेन पर बड़े कहर को बयां किया था। इस रिपोर्ट ने युद्ध से तबाह यूक्रेन की भयावह तस्वीर पेश की है। इसमें बताया गया है कि यूक्रेन की प्रजनन दर 1 से नीचे चली गई है और कामकाजी आबादी तेजी से घटी है। यूक्रेन जनसंख्या संकट की कगार पर खड़ा है। 2024 में यूक्रेन में 4,95,090 लोगों की जान चली गई, जो जन्म से लगभग 3 गुना ज्यादा है।
साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से जंग में जान जाने और बड़े पैमाने पर पलायन की वजह से कामकाजी आबादी 40% घट चुकी है। अनुमान है कि 1 लाख से 1,40,000 यूक्रेनी लोग युद्ध क्षेत्रों में जान गंवा चुके हैं, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रूस की भी हालत इतनी ही गंभीर है? आंकड़े बताते हैं कि रूस में गिरावट की रफ्तार यूक्रेन की तुलना में धीमी है। 2019 में 14 करोड़ 70 लाख की आबादी 2023 में 14.5 करोड़ रह गई। रूस में अभी बड़े पैमाने पर पलायन नहीं हुआ है, लेकिन 4 साल बाद दोनों तरफ इंसानी नुकसान इतना बड़ा है कि अगर आज ही युद्ध रुक जाए तब भी इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। यानी इस नुकसान की भरपाई होने में काफी वक्त लग जाएगा। इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए सैन्य, मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड की सुरक्षा और मरम्मत और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए आपातकालीन ऊर्जा सहायता के लिए 20 मिलियन पाउंड यानी $26.98 मिलियन आवंटित किए गए हैं। संघर्ष की अग्रिम पंक्ति पर स्थित समुदायों को 57 लाख पाउंड की मानवीय मदद दी गई। ब्रिटेन में यूक्रेनी पायलटों को हेलीकॉप्टर उड़ान प्रशिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्रिटेन की मदद यूक्रेन के लिए संजीवनी बूटी की तरह मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 4 साल की जंग ने उसकी कमर तोड़ दी है। हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता में सीजफायर की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन वो अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की खींच भी सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ लगभग 4 साल के युद्ध के बाद यूक्रेनी लोग थक चुके हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि मॉस्को की मांगों के आगे झुकना कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन की संप्रभुता को कमजोर करने वाला कोई भी समझौता देश को पूरी तरह से खोने के बराबर होगा। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील करते हुए कहा कि रूस की आक्रामकता का मुकाबला करने में वॉशिंगटन की भूमिका अहम बनी हुई है। अगर वे वाकई पुतिन को रोकना चाहते हैं तो अमेरिका बहुत मजबूत है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि रूस अपने भविष्य, आजादी, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहा है। ऐसे में बस एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र में जापान के लिए स्थायी सदस्यता की मांग पर छिड़े विवाद की। तो चीन और जापान एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बार जंग का मैदान संयुक्त राष्ट्र बना। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में लंबे वक्त से बदलाव की मांग उठ रही है, जिसमें एक अहम मुद्दा स्थायी सदस्य और वीटो पावर भी है, क्योंकि कोई भी जरूरी प्रस्ताव कई बार सिर्फ इसलिए पास नहीं हो पाता क्योंकि स्थायी सदस्यों में किसी एक देश ने वीटो पावर लगा दिया। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। लेकिन अब इस सूची में और भी देशों को जोड़ने की मांग उठ रही है, जिसके लिए भारत और जापान प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन चीन ने जापान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग का विरोध किया है। चीन का कहना है कि जापान अपने ऐतिहासिक आक्रामक फैसलों पर पश्चाताप करने से इनकार करता है, युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय शासन को खुलेआम रौंद रहा है, दूसरे देशों की संप्रभुता में दखल दे रहा है और क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए नए खतरे पैदा कर रहा है। ऐसा देश स्थायी सदस्यता मांगने के लायक ही नहीं है, जिसके बाद चीन और जापान में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। चीन का यह बयान ताइवान को लेकर जापान के हालिया रवैये पर आया है। आपको याद होगा कि कैसे जापान की पीएम साने ताकाइची के बयान पर चीन भड़क गया था, जब उन्होंने कहा था कि अगर ताइवान को लेकर चीन के आक्रामक रवैये से जापान को जरा भी खतरा महसूस हुआ तो वो भी सैन्य विकल्पों से पीछे नहीं हटेगा। जिसके बाद चीन इतना नाराज हो गया कि उसने जंग की ही चेतावनी दे दी थी। हम जानते हैं कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभु देश बताता है। ऐसे में चीन अक्सर ही ताइवान की संप्रभुता का उल्लंघन करता रहता है। और अब कहा यह भी जा रहा है कि 2027 से पहले ही चीन ताइवान पर कब्जे के लिए बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन जिस तरह जापान अपने रुख पर कायम है, उससे चीन बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि ताइवान के चीन में विलय के रास्ते में जापान बड़ी रुकावट बन सकता है। यही वजह है कि वो बार बार जापान पर अपना रुख बदलने का दबाव बना रहा है। लेकिन दोबारा पीएम पद की शपथ लेने के बाद ताकाइची ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी के भी दबाव में नहीं झुकेंगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे करोड़ों साल पुराने अंडे की। तो जरा सोचिए कि आप जमीन खोद रहे हो और अचानक आपके हाथ एक ऐसी चीज लग जाए जो पिछले 7 करोड़ साल से धूल में लिपटी हुई थी।
अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों के साथ कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया है। उन्हें साउथ अमेरिका में एक ऐसा अंडा मिला है जिसने पूरी दुनिया के जीवाश्म वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। दरअसल वैज्ञानिकों को डायनासोर का अंडा मिला है। वैसे डायनासोर के अंडे पहले भी मिले हैं, लेकिन यह अंडा बाकियों से अलग है, क्योंकि आमतौर पर डायनासोर के अंडे गोल होते हैं, लेकिन यह ओवल आकार का है। इसके शेल पर बने अजीब निशानों ने वैज्ञानिकों को भी उलझा दिया है। हो सकता है यह डायनासोर की कोई ऐसी प्रजाति हो जिसे हमने आज तक जाना ही नहीं। वैज्ञानिकों को लग रहा है कि इस अंडे के अंदर एक नन्हे डायनासोर का भ्रूण यानी एम्ब्रियो हो सकता है। फेडरिको एग्रोलिन और उनकी टीम इस साल के अंत तक इसका माइक्रो सीटी स्कैन करने की तैयारी कर रही है। अगर अंदर हड्डियों का ढांचा मिला तो हमें पता चलेगा कि ये शिकारी पैदा होने से पहले कैसे दिखते थे, कैसे सांस लेते थे और उनकी ग्रोथ कैसे होती थी। ये खोज हमें बताएगी कि क्या डायनासोर भी आज के पक्षियों की तरह घोंसले बनाते थे, क्या वो अपने बच्चों का ख्याल रखते थे या उन्हें अकेला छोड़ देते थे, और साथ ही उनका रहन सहन कैसा था, इसका भी जवाब मिल सकता है। अब इस खोज में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसके लिए साल के आखिर तक इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।